नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपको स्वागत है और आप देख रहे हैं लाउड फार्मर शो। हमारे साथ प्रसिद्ध समाज सेवक, समाज विज्ञानी और आंदोलनों का अध्ययन करने वाले, ऐसा अध्ययन करने वाले, सक्रिय रूप से उसमें शामिल होकर के भी अध्ययन करते हैं, श्री सुरेश खैरनार जी हमारे साथ हैं। ये राष्ट्रीय सेवा दल के अध्यक्ष रहे हैं। मैं जिस बात के ऊपर आज आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ, एक तो सारे देश में आज किसानों द्वारा ट्रेन रोकने का आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसकी अभी तक कोई खबर आई नहीं है। 12 से 4 बजे तक का समय था, लेकिन इतनी खबर जरूर आ गई कि हर जितने बड़े स्टेशन हैं, उन बड़े स्टेशनों पे हजारों की संख्या में फोर्स लगी हुई है, सिक्योरिटी फोर्स। वो सीआरपीएफ के भी हैं, यूपी में पीएसी के भी लगाए गए हैं, आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बड़ी संख्या में लगाए गए हैं और उन्हें आदेश दिया गया है कि कहीं भी ट्रेन रोकी जाए तो वहां पर सख्त कार्रवाई करें। छोटे स्टेशनों पर क्या होगा क्या नहीं होगा अभी पता नहीं, सारी ट्रेनें चली भी नहीं है, लेकिन किसान हर जगह अपनी तैयारी में है। उनकी रणनीति क्या है ये अभी तक पता नहीं, ये तो पता चलेगा शाम 6 बजे तक। लेकिन किसान रेल रोकने की तैयारी में हैं और अफसोस की बात यह है सुरेश जी कि सरकार को जहां इन किसानों से बातचीत करनी चाहिए, वहां उसने इसे कानून व्यवस्था का विषय बना करके किसानों को डील करने का तय किया है, जो अभी तक दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ कल एक न्यायाधीश ने छोटा ही सही छोटे न्यायालय ने 2 लोगों को जमानत दे दी देशद्रोह के केस में, और टिप्पणी उन्होंने की कि देशद्रोह के केस का, देशद्रोह की धारा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इन विषयों को लेकर के मुझे आपसे बातचीत करनी है और आपका स्वागत करता हूं। तो आप इसके बारे में, आपके पास जानकारी भी बहुत है, तो एक एक चीज को आप उठाएं। किसानों के आज के आंदोलन को लेकर के आपको क्या लगता है, सरकार कैसा बिहेव करेगी, या यात्री भी उनका साथ देंगे किसानों का या नहीं देंगे पता नहीं, लेकिन शाम तक इस आंदोलन का एक नया चेहरा, नया चरित्र सामने आ सकता है। सुरेश, 26 जनवरी किसान के ट्रैक्टर मार्च को जिस ढंग से भारत सरकार ने डील किया या धोखा दिया, डील करने से ज्यादा में धोखा, क्योंकि इतनी सारी वार्ताओं के बाद में जो एक तय रूट था, उस तय रूट का वायलेशन करने में दिल्ली पुलिस की खुद की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है, जिसके कल अमित शाह पीठ थपथपा रहे थे 74 साल होने के उपलक्ष्य में। जो उनके मन मुताबिक दिल्ली पुलिस ने जो जो षड्यंत्र किए, दिल्ली दंगे से लेके एनआरसी की मूवमेंट से लेके जामिया मिलिया जेएनयू के छात्रों के साथ के कांड से लेके अभी वर्तमान किसान आंदोलन के बीच में जो भूमिका चल रही है दिल्ली पुलिस की, वो बहुत ही दुखद है। सत्यमेव जयते ये एकमात्र लोगो दिल्ली पुलिस का है, भारत के किसी और पुलिस का नहीं है। हर जगह अलग अलग लोगो है, लेकिन दिल्ली पुलिस के पिछवाड़े में आप किसी भी दफ्तर में जाइए अफसर के, तो उसके पीछे में लिखा मिलेगा सत्यमेव जयते। लेकिन वर्तमान 6-7 साल से दिल्ली पुलिस का जो मैं रवैया देख रहा हूं, वो असत्यमेव जयते। और इस कारण आज भी आपने जो कहा, मुझे तो पता नहीं था कि इतना सारा तामझाम अलग अलग स्टेशनों में खड़ा किया है। तो वर्तमान सरकार ने किसान आंदोलन को कुचलने का एक तरह से प्रण कर लिया है। वर्तमान सरकार की खुद की, मैंने कल की भी चर्चा में कहा था कि पैर की तले की जमीन खिसकने लगी है, और वर्तमान सरकार ने भी अपने जीवन में तथाकथित अयोध्या के आंदोलन के बावजूद इतना बड़ा शामिल होना, इतना बड़ा जनता का शामिल होना, ये रिकॉर्ड ब्रेक विश्व का भी कई विश्व की जनसंख्या भी नहीं है। जिस लड़की को डर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ग्रेटा थनबर्ग, उसके देश की आबादी भी नहीं है, जिससे डबल आबादी दिल्ली के चारों तरफ आके खड़ी हुई है। तो इस कारण वर्तमान सरकार का आत्मविश्वास डोल गया, ये मैं कल भी कहा था, आज भी दोहरा रहा हूं। और आज के रेल बंद के आंदोलन को मेरा पूर्ण समर्थन है। रेल बंद के किसान भाइयों के आंदोलन का मैं पूर्ण हिमायत करता हूं, और अभी तक का 75
76-80 दिन होने जा रहे हैं, किसानों की तरफ से एक भी ऐसी कोई दुर्घटना या ऐसी कोई बात होने की एक भी खबर नहीं है। उल्टा कुछ पुलिसों को, जिसको कोई जख्मी हो गया या जिसको किसी को कोई आहत हो गया, तो किसान भाइयों ने खुद उसको मदद करने की, उनकी इमारत करने की न्यूज मेरे पास में है। तो उस हिसाब से वर्तमान किसान आंदोलन के इतना शांततापूर्ण आंदोलन हमारे अपने खुद के आंदोलन के जीवन में मैं बहुत मतलब एक तरह से अभिभूत हूँ। और काबिल तारीफ आंदोलन है कि इतना शांततामय आंदोलन, और उसमें भी गांधी जयप्रकाश जैसी शख्सियत न रहने के बावजूद, महात्मा गांधी एक मॉरल अथॉरिटी थे, जयप्रकाश नारायण एक मॉरल अथॉरिटी थे, जिनकी उपस्थिति भी जनसमूह को एक लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से लॉर्ड माउंटबेटन की भाषा में वन मैन आर्मी जैसा भूमिका करती थी। लेकिन आज की तारीख में वैसे हम किसी एक नेता का नाम नहीं ले सकते। तो ये जो किसानों के भीतर ही अंदर से जो एक नया डिसिप्लिन का खुद होके जो आया है मामला, और जो वो बॉडी लैंग्वेज में देखता हूं हर किसान आंदोलन साथी की, उसमें कहीं भी आक्रामकता, कहीं भी आक्रोश, कहीं भी ऐसा गुस्सा, बहुत ही शालीन ढंग से वो आंदोलन कर रहे हैं। और उनके पेशेंस की मैं दाद दूंगा, क्योंकि इतने लंबे दिनों तक का आंदोलन का ये जो पेशेंस है, और ये जो अगर प्रतीकात्मक कोई पूरा रेल रोको 74 जैसा नहीं कर रहे, सांकेतिक 4 घंटे का रेल रोको है। वैसे भी सरकार की तरफ से गत 1 साल से रेलों का क्या हाल करके रखा है। अचानक अभी कल परसों हमारे एक साथी की रेल कैंसिल हो गई, अपना ही साथी, आप भी जानते हैं, अभिषेक रंजन। अभिषेक को गोवा जाना था, लेकिन तय गाड़ी का जाना ही कैंसिल हो गया, तो उसको किसी और गाड़ी का टिकट लेना पड़ा। तो ये तो आए दिन की बात हो गई। जो सरकार खुद रेल व्यवस्था, खुद आवागमन की व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं कर पाई, वो सरकार को 4 घंटे का रेल बंद के आंदोलन को प्रतिष्ठा का इश्यू बना के हर रेलवे स्टेशन पे बड़े बड़े सुरक्षा के प्रबंध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने एक तरह से कसम खा ली है कि हमको हर तरह से इस आंदोलन को तहस नहस करना है। और 26 जनवरी का जो भी तथाकथित हिंसा का या तथाकथित कुछ छोटी मोटी घटना का जो बात है, वो 100% वर्तमान सरकार का षड्यंत्र है, 100%। क्योंकि दीप सिद्धू की अमित शाह के साथ की बातचीत मैंने आरोप किया है, लिखा है, सवाल किया है, ओपन लेटर टू अमित शाह, ओपन लेटर टू नरेंद्र मोदी, कि दीप सिद्धू की और आपकी गोपनीय वार्ता का आप लोग कम से कम पब्लिक को बताओ कि आपने दीप सिद्धू को ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई। ये दीप सिद्धू डेपुट किया हुआ आदमी था जी। हाँ आज से एक नया दौर शुरू हो गया है, क्योंकि इन खतों का, जब वो मंत्रियों के खतों का जवाब नहीं देते हैं, किसी के खतों का जवाब नहीं देते हैं, तो आपका खत चला गया, ये आपको सिर्फ संतोष रखना चाहिए। उनको मिला या नहीं मिला वो एक अलग सवाल है। लेकिन आज से एक नया दौर, अन्ना हजारे का ही लीजिए ना। अन्ना हजारे ने 42 खत लिखे, 42। अब तो ठीक है ना, तो अन्ना नहीं बिल्कुल लिखे, लेकिन अन्ना हजारे उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठ करके और अपना अनशन टाल देते हैं और समर्थन कर देते हैं कृषि कानून का। इसलिए अन्ना हजारे कितने भी बड़े व्यक्तित्व रहे, उन्होंने जो भी किया हो, लेकिन जनता के लिहाज से उन्होंने अंत में अपने चेहरे के ऊपर, मैं नहीं कह सकता क्या उन्होंने मल लिया है। लोगों की नजर में उनकी कोई अब इज्जत है नहीं। खासकर किसान आंदोलन को लेके उन्होंने जो फिर खेल किया, अनशन करूंगा 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 किसानों के लिए, और देवेंद्र फडणवीस गए, वो उनके सामने बिल्कुल नतमस्तक हो गए। अन्ना हजारे की बात कर रहा हूँ। परसुरी जी, मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूँ। आज से इस किसान आंदोलन में एक नया तत्व जुड़ रहा है। एक तो रेल रोको वाला एक ही है, पर भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन का राजनीतिक रूप से विरोध करने का तय किया है। और संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं, संजीव बालियान जाट हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। इन्होंने ये देखा है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाटों का आना, जो भारतीय जनता पार्टी का सोच है, अगर रुक जाए यहाँ पे या वहीं पे इस लड़ाई को लड़े, तो ये आंदोलन कमजोर हो सकता है। इसलिए संजीव बालियान ने कल एक मीटिंग बुलाई अपने घर पर, और उसमें उन्होंने पश्चिम के सारे जाट नेताओं को बुलाया और ये तय किया कि
इस आंदोलन का राजनीतिक विरोध होना चाहिए। यहाँ से जो लोग गए हैं उन्हें वापस बुलाने की मांग करनी चाहिए। इन उन नेताओं को जो उनके साथ इकट्ठे हुए थे, उसमें उनकी पार्टी से जुड़े लोग हो सकते हैं, कुछ और लोग भी जुड़े हो सकते हैं। कौन कौन गए थे ये पता नहीं। तो एक राजनीतिक युद्ध पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वर्सेस जाट का भारतीय जनता पार्टी खड़ा करना चाहती है, क्योंकि उसके लिए सबसे निराशाजनक स्थिति है कि वहां पर जो जाट और मुसलमान अलग थे, जिसकी वजह से उनके इतने सांसद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए, वो चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कड़वी गोली बन गई है। क्योंकि मुसलमान और जाट दोबारा, मैं संप्रदाय के लिहाज से कह रहा हूं, इस आंदोलन में शामिल है। अब वहां हिंदू है ना मुसलमान है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। तो ये एक आज से नया दौर हो रहा है। पर आपसे इसके ऊपर कमेंट लेने की जगह पर मैं लेना चाहता हूं कि ये जो नई चीज शुरू हुई है और जुडिशरी का जो निचला तबका है, अक्सर ऐसा होता था कि जुडिशरी किसी चीज में हाथ, निचली अदालतें हाथ नहीं डालती थी। वो ऐसी चीजों में कैंसिल कर देती थी बेल, और उसके लिए रास्ता खोल देती थी कि वो सेशन में जाए और सेशन के बाद हाई कोर्ट में जाए। पर पहली बार निचली अदालत से ये फैसला हुआ और जमानत मिली उन लोगों को जिनके ऊपर राजद्रोह का केस लगा। और ये कमेंट आया कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल लोगों को दबाने में या द्वेष निकालने में नहीं करना चाहिए। यहां से हम बात शुरू करते हैं आपसे। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं भी 1976 में इसी कानून में अरेस्ट हुआ था और अमरावती के एक छोटे से जज निचली अदालत ने पुलिस को फटकारा था। क्या आरोप था मेरे ऊपर? हर जोर जून की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ऐसा बैनर, और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और आपकी हमारी पत्रिकाएं जो थी आपातकाल के पहले जो चल रही थी, तरुण मन से लेके दिनमान से लेके रविवार से लेके साधना, ये सब के इश्यू जिसमें हमारे आंदोलनों की बड़े बड़े कवर स्टोरीज वगैरह होती थी, वो इश्यूज, लेकिन बिफोर 75। तो उस ढंग का साहित्य इकट्ठा करके कोर्ट में रखा गया और जज ने टिप्पणी की कि अगर इस साहित्य से भारत सरकार को उल्टाने का गुप्त षड्यंत्र होता है तो अब तक भारत की सरकार कब की उड़ जानी चाहिए थी। ये बिल्कुल हास्यास्पद है और ऐसे बैनर और ऐसे पत्रिकाओं से कोई सरकार का षड्यंत्र सिद्ध नहीं होता है। और मुझे बाइज्जत बरी किया था। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव में बता रहा हूं। और मुझे भी भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत ही अरेस्ट किया था। उल्टा मेरे ऊपर लिखा हुआ था कि भारत सरकार को उड़ाने का गुप्त षड्यंत्र, जो सिद्ध नहीं कर पाए थे। और ये मैं आज से 44 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो इसलिए हमारी अदालतों में आशा की किरणें हैं। ये कल भी हमने कहा था और आज भी है। लव जिहाद को लीजिए ना, लव जिहाद को लेकर आदित्यनाथ ने लाख कानून पास किया होगा, लेकिन उसी इलाहाबाद कोर्ट ने और दुनिया भर के कोर्टों ने जो जोड़े गए उनके पास में अपना केस लेके उनको फटकारा है कि भारतीय संविधान इजाजत नहीं देता आपको ऐसा कानून बनाने का। और आप किसी की शादी ब्याह में जो सज्ञान है, जिन्होंने 18 साल 21 साल की उम्र पार की है, आप उनके व्यक्तिगत जीवन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी जुडिशियरी में बोबड़े जी का या किसी गोगोई को छोड़ दीजिए, उनके अपने कुछ और सौदेबाजी होगी, लेकिन हमारी अदालत की अभी भी जो पूरी व्यवस्था है, ये अभी भी काफी कुछ इसमें दम है। और जगह जगह में कुछ ऐसे निर्णय सरकार के खिलाफ या वर्तमान जो भी कुछ होता है उन चीजों के खिलाफ देने के बहुत बड़े रिकॉर्ड्स है। और उसी उत्तर प्रदेश में है, ऐसा भी नहीं कि कोई और जगह के है। तो इस कारण मैं जुडिशियरी के प्रति सतत आशान्वित रहता हूं। और ये तो भारत सरकार का इंटरफेयर है, क्योंकि मुझे तो कई लोगों ने विश्वास में लेके बोला भी है, आपके खुद के मीडिया के लोगों ने मुझे बोला है कि हमको पीएम हाउस से डायरेक्ट फोन आता है। भारत के इतिहास में पहली बार पीएम हाउस से डायरेक्ट फोन जाना, कोर्टों से लेके मीडिया हाउसों में, ये भारत के इतिहास में अभी तक हुआ नहीं है, जो आज की तारीख में हुआ है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो द शैडो ऑफ फैशिज्म, ये हालांकि 2 साल पहले की स्टोरी है फ्रंट लाइन की, लेकिन ये मौजूद है। मैं 2014 के मई में शपथ विधि के बाद में मैंने खुद ट्वीट किया है, संतोष जी, कि नाउ वी आर गोइंग इन इंडियन एडिशन ऑफ फैशिज्म इरा। और मेरे ट्वीट को किसने काउंटर किया होगा?
हमारे सीताराम येचुरी जी के पहले जो महामंत्री थे सीपीएम के, प्रकाश कारक, प्रकाश प्रकाश करात कारक। साहब ने, प्रकाश करात ने लिखा कि यू डोंट नो अबाउट फैशिज्म, आरएसएस इज नॉट अ फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। खैर बाद में मुझे उनको लंबा जवाब देना पड़ा कि यस यू आर क्लासिकल स्टालिनिस्ट और दैट्स व्हाई यू कांट अंडरस्टूड फैशिज्म, क्योंकि वो भी तो एक रेड रेड फैशिज्म ही था। तो इसलिए रेड फैशिज्म वाले दूसरे फैशिज्म को उनको गले उतरना दिक्कत का जाता है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा कड़ी टिप्पणी कर रहा हूँ, हमारे कई कम्युनिस्ट भाइयों को नागवार गुजरेगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता है, क्योंकि फैशिज्म का कलर सिर्फ शैपरोन नहीं होता है। फैशिज्म का कलर हम अभी म्यांमार में देख रहे हैं, म्यांमार में फैशिज्म का कलर कौन सा है। तो उस हिसाब से फैशिज्म का, और आज भारत में बाकायदा ये फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये संगठन जो है ये बाकायदा द फासिस्ट कनेक्शन नाम का ये कवर स्टोरी है। हमारे बहुत बुजुर्ग न्यायविद है एजी नूरानी, और हमारे मित्र भी है, हम अयोध्या कंसोर्टियम में है दोनों। तो एजी नूरानी साहब ने 13 पन्नों का कवर स्टोरी लिखा है संतोष जी। 13 पन्ना फ्रंट लाइन किसी को भी नहीं देता है, और ये 13 पन्नों में, और इन 13 पन्नों में एजी नूरानी ने लिखा है कि संघ ने ये नमस्ते से लेके, अपनी काली टोपी से लेके, अपनी निकर से लेके, अपना बेल्ट तक एसएस के तर्ज के ऊपर खड़ा किया हुआ संगठन है। और नरेंद्र मोदी उम्र के 17 साल से स्कूल छोड़ने के बाद में एक्सक्लूसिव आरएसएस का बहुत ही कमिटेड स्वयंसेवक है, इसमें की दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी ये आरएसएस के बहुत कमिटेड स्वयंसेवकों में एक है। उल्टे और कुछ स्वयंसेवकों के ऊपर हम डाउट कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ये क्लासिकल, बिल्कुल ये जो शैडो ऑफ फैशिज्म दूसरी कवर स्टोरी जो उसकी है ना, और ये नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा है छाया दिया हुआ। तो ये फैशिज्म का वहन करने के लिए भारत में इनसे बढ़िया वर्तमान में कोई उनको दूसरा पात्र नहीं मिल सकता है। और नरेंद्र मोदी वर्तमान फैशिज्म का नेतृत्व करने का काम, और हिमलर की भूमिका में अमित शाह, मैं टीवी पर ऑन स्क्रीन बोल रहा हूं, अगर उनको हिम्मत है तो वो जरूर मेरे को काउंटर करे, मैं तैयार हूं पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में। किस ढंग से इनके आका हिटलर और मुसोलिनी को मिलने की कोशिशें की है, मैं डायरी के पन्नों के आधार पे बोलता हूं संतोष जी। नेहरू म्यूजियम में ये सब मौजूद है, ये कोई मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। और इसलिए हिटलर, संतोष जी मैं और एक रहस्य आपको बता दूं, मैं बचपन में आरएसएस में गया हूं, मेरी शुरुआत आरएसएस से हुई है। तो आरएसएस की शाखा में हिटलर का महिमा मंडन कैसे होता है ये मैंने अपने कानों से सुना है, और हिटलर के बारे में कैसा ये लोग गुणगान करते थे ये मैंने खुद सुना है। तो इसलिए फैशिज्म आज की तारीख में विश्व में और कहां प्रयोग हो रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन भारत में, क्योंकि कल ही उन्होंने बहुत अच्छा कहा सिंह साहब ने कि ये पूरा की पूरा आरएसएस का स्ट्रक्चर जो है ये पूरा फैशिज्म के ऊपर आधारित किया हुआ है। इसमें बिल्कुल मैं उनसे 100% सहमत हूं। और इस कारण फैशिज्म का वर्तमान जो उनको जो लागू करने के लिए जो नेता मिला है ये नरेंद्र मोदी है। और इसलिए नरेंद्र मोदी की पूरी बॉडी लैंग्वेज, गोधरा के 2001 अक्टूबर को जो शपथ विधि ली थी, और उसके बाद गोधरा के बाद वो हीरो के रूप में प्रचारित हुए, उसके पहले वो कोई पचाने नहीं जाते थे। और उसके बाद का पूरा सफर आप याद कीजिए, जिस ढंग से जू का मासेकर किया था हिटलर ने जर्मनी में, उसी ढंग से मुसलमानों के बारे में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो किया है, ये लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, ये जमीरुद्दीन शाह नसरुद्दीन शाह के भाई साहब है। ये भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे, और ये लेफ्टिनेंट जनरल रहते हुए पद्मनाभन नाम के जनरल ने 3000 जवानों को लेकर इनको अहमदाबाद के एयरपोर्ट के 27 जनवरी की शाम को रात होने के पहले उतारा था। और लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह को 6 घंटा हो गया, लेकिन अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर, अहमदाबाद के कई सारे पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी,
किसी ने भी जवाब नहीं दिया और झक मार के जमीरुद्दीन शाह को गांधीनगर मुख्यमंत्री आवास पे जाना पड़ा था। ये सब लबो लिहाज लिखा हुआ है। अभी भी आप मेरे से बात करने के बाद यूट्यूब पे जाइए, लेफ्टिनेंट जनरल जी जमीरुद्दीन शाह टाइप कीजिए, आपको सब मिल जाएगा। वो कह रहे हैं जी खुलेआम कि किस ढंग से 3,000 जवानों को नरेंद्र मोदी ने 3 दिन तक अहमदाबाद एयरपोर्ट से बाहर आने नहीं दिया है। और 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च और पूरा मार्च महीना, अभी उसको 19 महीना होने जा रहा है आज से 1 हफ्ते के बाद में, वो गुजरात का प्रोग्राम जिस ढंग से हिटलर ने जू के बारे में किया था और किस ढंग से मारे गए एहसान जाफरी से लेके, बेस्ट बेकरी से लेके, नरोदा पटिया से लेके, हम ऐसे 50 उदाहरण गिना सकते हैं। जो मैंने आपको ये रिपोर्ट जो कल बताया था, जस्टिस सामंत, जस्टिस कृष्णा अय्यर और ये सब लोगों का, द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इस रिपोर्ट का टाइटल, ये 600 पन्नों का रिपोर्ट है। ये 1 वॉल्यूम बता रहा हूं आपको, ये 2 वॉल्यूम में है। और ये सब रिपोर्टों के हवाले से, और ये जो बच्चे है आपकी बिरादरी की, इसने तो संतोष जी दूध का दूध पानी का पानी निकाल दिया है। राणा आयुब भारत के एकमात्र जर्नलिस्ट है जिसने ऑडियो वीडियो अपने कुर्ते में वीडियो और ऑडियो कैमरे लगा के गुजरात के होम सेक्रेटरी, गुजरात के एटीएस चीफ और सबसे हैरानी की बात हरेन पंड्या की बीवी और उसके बाद में माया कोडानी, और सबसे अंतिम पन्ना लिखा है महामहिम प्रधानमंत्री जब उत्तर गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अंतिम पन्ने जो है ना, ये नरेंद्र मोदी जी को मिलने के पन्ने हैं। वो नरेंद्र मोदी जी को गांधीनगर में मिलने का भी रिकॉर्ड कर चुकी है। और मैंने ये किताब पढ़ने के बाद संतोष जी, जब मुझे ये राणा आयुब ने दिल्ली में दी थी, मैंने दूसरी दिन रात को 2 बजे पढ़ने के बाद राणा को फोन किया और मैंने कहा कि राणा, मैं कल से आपके ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहा हूं। और राणा ने मुझे कहा कि सुरेश भाई, यू आर अ फर्स्ट लीडर टू रिएक्ट मी दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एंड आई वेलकम एंड आई वांट, प्लीज गो अहेड। और आज इस बात को भी 10 साल होने जा रहे संतोष जी। आज तक इस किताब की करोड़ों कॉपीज निकल चुकी है, हर भाषा में अनुवादित हो चुकी है। और हिंदी वर्जन में राणा आयुब ने क्या बोला है वर्तमान गृह मंत्री को? गुंडा शब्द बोला है। और राणा आयुब ने मांग की है कि इस ढंग से गुजरात का दंगा किस ढंग से प्रायोजित किया गया है, इसके प्रूफ के साथ में गुजरात के ऑफिसर्स के अलग अलग लोगों की मुलाकातें ले लेके इस लड़के ने लिखा हुआ किताब है। और ये गुजरात के डीजीपी बने थे कैट की तरफ से, आरबी श्री कुमार, द बिहाइंड कर्टन, गुजरात बिहाइंड द कर्टन। ऑथर है आरबी श्री कुमार, आईपीएस, रिटायर्ड गुजरात कैडर, ये डीजीपी बने हैं। ये भी 27 फरवरी की शाम के कैबिनेट मीटिंग के हवाले से बोल रहे हैं। इनकी पिटिशंस है। और संजू भट्ट तो आपको मालूम है, अच्छी संजू तरह भट्ट से तो अभी आपको भी हैं। पता है। सुरेश जी, अब यहाँ सवाल एक खड़ा होता है कि आपको भी पता होगा, मुझसे तो खुद कहा था उस समय जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था गुजरात में सेना भेजनी चाहिए, और अटल जी प्रधानमंत्री थे। अटल जी को बार बार कहते रहे, अटल जी भी कहते रहे सेना भेजनी चाहिए गुजरात की जो हालत है। लेकिन वहां सेना, जैसे आप कह रहे हैं, गई, लेकिन वो एयरपोर्ट पे रुकी रही, नंबर 1। दूसरा सवाल है कि ये सारी घटनाएं 2014 से पहले हो चुकी थी, देश के लोगों की नजर में आ चुकी थी, और उसके बाद भी लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को चुना, नंबर 1। नंबर 2, ये जितने भी फासिज्म वगैरह के आरोप हैं, 2014 के बाद मैगजीन्स ने स्टोरी लिखी, लोगों के पास तक बात गई, सब कुछ हुआ, इसके बावजूद 2019 में इसी देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को दोबारा चुना। तो क्या हम ये माने, हम ये क्यों ना माने कि देश की जनता ने इन सारी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया और वो उस सबूत के ऊपर यकीन नहीं कर रही है जो राणा आयुब जी ने या आप सारे लोग या फ्रंट लाइन वगैरह ने या एजी नूरानी साहब ने जो सबूत दिए हैं, लोगों ने उसे खारिज कर दिया? बिल्कुल ये नहीं, सवाल क्यों ना पूछा जाए? जी बिल्कुल बताइए नहीं। इसका जिस जवाब। जिस अन्ना हजारे का आपने नाम लिया, यह अन्ना हजारे का पाप है।
पाप। मैंने लिखा है, मैंने खुद लिखा है और चौथी दुनिया में ही लिखा है। अन्ना हजारे और शरद जोशी दोनों को डील किया है मैंने। अन्ना हजारे ने तथाकथित जन लोकपाल को लेके जो एक जंगल में जब शिकार करने के लिए जाते हैं ना, तो बंदूक लेके एक या दो ही लोग रहते हैं, लेकिन बाकी लोग खाली डब्बा जोर जोर से लकड़ी से या पत्थर से बजाते हैं, जिसको हकारे बोलते हैं। अन्ना हजारे, केजरीवाल, किरण बेदी और हमारे कुछ मित्र भी, मुझे बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ता, हमारे कुछ मित्रों की भी मत मारी गई थी, जिन्होंने इस बैंड बाजे में शामिल हुआ था। और वो जो माहौल क्रिएट किया गया था, तथाकथित 2G स्पेक्ट्रम, कोयला और दुनिया भर का क्या क्या जो बाद में झूठ निकला है, वो आंकड़े भी झूठ निकले हैं, वो तथ्य भी झूठ निकले हैं। और मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करना है, लेकिन अन्ना हजारे इज अ मेन कल्प्रिट। जिस आदमी को आरएसएस ने, मोहन भागवत ने नागपुर में बोला है, जब अन्ना हजारे आरएसएस से पल्ला झाड़ने लगे थे, एहसान फरामोश, यह शब्द मोहन भागवत ने अन्ना हजारे को इस्तेमाल किया है कि आपके आंदोलन को रालेगंज सिंधी से लेकर आज तक हमने आपको सहयोग किया है। अहमदनगर आरएसएस की तरफ से रालेगंज सिंधी के प्रोजेक्ट को मदद करने के लिए कुलकर्णी नाम के आदमी को लगा दिया गया है। वो कुलकर्णी अन्ना हजारे के बारे में मराठी में दुनिया भर का लिखते रहता है। उसने अपना अलग टाइटल से एक संगठन अहमदनगर में खड़ा किया है। और अन्ना हजारे का ये जो पूरा जो मामला है, मैं ठाकुरदास बंग जी को बोल चुका हूं। जब वो अन्ना हजारे के प्रेम में पड़े थे, तब मैंने उनको डांटा था। जयप्रकाश नारायण के बाद में आपने वीपी सिंह तक तो चॉइस ठीक है, लेकिन वीपी सिंह के बाद में ये जो आपने शरद जोशी, अन्ना हजारे का जो आपका जो चल रहा है ना, ये आप लोगों की मत मारी गई है। आप लोग, ये दोनों लोगों के इरादे, ये दोनों लोगों के वैचारिक, इसके बारे में आप लोग बहुत इग्नोरेंट हो। ये दोनों के दोनों लोग बहुत डेंजरस है। और अन्ना हजारे फौज में एक ड्राइवर रहा हुआ आदमी से आप ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते? मुझे तो नहीं लगता कि उसने हिंद स्वराज्य भी पढ़ी होगी। बाकी तो गांधी साहित्य और लोहिया और जयप्रकाश तो बहुत दूर की बात है। तो एक साधारण ड्राइवर पद पे आर्मी से 15 साल की सर्विस के बाद रिटायर लेके आया हुआ आदमी, हम उससे ज्यादा उम्मीद करना बेकार है। लेकिन दुख की बात यह है, और आप ही का मीडिया जिस ढंग से उसको हीरो बनाया, जिस ढंग से उसकी औकात नहीं थी, जिसको इतना बड़ा, उसको बिल्कुल, मैं भी उसमें हमारे शामिल बहुत लोग, हाँ बिल्कुल, हमारे बहुत सारे, मैंने कहा ना, हमारे कई साथी मेरे घर आए हैं मुझे मुझे आग्रह करने के लिए। मुझे चिट्ठियां लिखी है लंबी लंबी, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े लोग हैं। मुझे चिट्ठियां लिखी है कि दिस इज द राइट टाइम टू कम महाराष्ट्र एंड यू शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट दिस मूवमेंट दैट वगैरह। मैं, लेकिन मुझे एक सेंस है, शरद जोशी के बारे में मैं आज तक नाखून भी नहीं देखा उनका, अब तो चले गए हैं। अन्ना हजारे को भी मैंने आज तक देखा नहीं है। और रालेगंज सिंधी के अगल बगल से 50 बार गया, मैं गया नहीं हूँ। और आंबेठान शरद जोशी के गांव से भी मैं कभी उनको जहमत नहीं उठाई है। मुझे एक सेंस है, क्या पता मालूम नहीं, मुझे एक गिफ्ट कहिए, मैं ऐसे आंदोलनों से कोसों दूर रहा हूं हमेशा, क्योंकि ये आंदोलनों को मैं हमेशा शक की निगाह से देखता था। क्योंकि शरद जोशी जब डंकेल और गैट की वकालत करने लगा, साफ जाहिर हो गया था। एक तरफ बोलता ज्योतिबा फुले का शेतकऱ्यांचा आसूड, और दूसरी तरफ बोलता डंकेल हर हालत में लाना पड़ेगा। ये क्या मतलब है? और अन्ना हजारे के बारे में तो क्या बोलेंगे। अन्ना हजारे ने आज तक विकास के अवधारणा के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया? अन्ना हजारे ने सांप्रदायिकता के बारे में आज तक कोई स्टेटमेंट दिया? अन्ना हजारे ने इतना बड़ा गुजरात का कांड हुआ, कोई एक शब्द से कुछ बोला है? क्या बोलेंगे अन्ना हजारे को? और इसलिए अन्ना हजारे, हाँ, मैं अन्ना हजारे इसलिए ज्यादा बोल रहा क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन ने जो माहौल पैदा किया था 2013 में, 2012 और 2013 का पूरा समय जो आंदोलन का था, इस आंदोलन ने जो माहौल बनाया, और उस माहौल में कोई ऐसा पॉलिटिकल अल्टरनेट नहीं था, एक वैक्यूम थी। और उस वैक्यूम में, जैसे वो बंदरों की कहावत है ना, मक्खन वाली, वो मक्खन तोलने के लिए इधर उधर डाल डाल के जैसा पूरा मक्खन खा जाता है। नरेंद्र मोदी, उस मक्खन को, नरेंद्र मोदी को भी सपने में भी नहीं था कि 2014 के मई महीने में वो शपथ लेगा। नरेंद्र मोदी का साष्टांग दंडवत जो है ना पार्लियामेंट की सीढ़ी के ऊपर, वो हृदय से है।
नरेंद्र मोदी की कई बातों को मैं झूठ बोलते रहता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी का साष्टांग दंडवत भारत के संसद को दिल से था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी सपने में भी नहीं देखा था। और आपको आश्चर्य लगेगा, नरेंद्र मोदी प्रेक्षक दीर्घा में भी उसके पहले कभी गए नहीं। नरेंद्र मोदी डायरेक्ट गए प्रधानमंत्री बनने के लिए पार्लियामेंट में, ये भी एक खासियत है। और इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का आधा से ज्यादा क्रेडिट जाता है अन्ना हजारे का तथाकथित जन लोकपाल आंदोलन, और जिसमें हमारे अपने मित्र भी शामिल है। बहुत सारे मित्र है, कुछ लोग मर खप गए हैं, और ये सब लोग इस पाप के भागीदार है। और उस समय नरेंद्र मोदी कोई अयोध्या, कोई बाबरी मस्जिद, कोई गुजरात बोल नहीं रहा था। क्या बोल रहा था? विकास, विकास पुरुष। आपके दिल्ली के हर लैंप पोस्ट के ऊपर मैंने उसके देखे इलेक्ट्रॉनिक लिखे हुए थे, मुझे एक मौका दो, ऐसा नमस्कार किया हुआ फोटो, और मुझे एक मौका दो, और विकास पुरुष, और हर का विकास। उसमें वो किसी पर्टिकुलर लोगों का विकास नहीं बोल रहा था, सबका साथ सबका विकास, ये नारा रहा है उसका। इस ढंग के हिटलर ने भी जर्मनी में आने के पहले जर्मनी को हिप्नोटाइज करने का कार्यक्रम किया, लेकिन हिटलर को कोई अन्ना हजारे या हिटलर को कोई जन लोकपाल मिला नहीं था। ये फर्क है। और ये जो माहौल बनाया पूरे देश भर में, वो बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं था, वो अनुकूल था एंटी कांग्रेस, एंटी इंकुम्बेंसी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और उसका फायदा शत इसीलिए तो 31% से ज्यादा नहीं जा पाया ना। 69% लोग बगैर बीजेपी को वोट देने वाले रहे ना, तो उस हिसाब से तो कौन सी मेजोरिटी है। और यही तो विनोबा भावे बोलते थे ना जनतंत्र के बारे में। ये जो जनतंत्र है 39-50 वाला, ये जनतंत्र से कोई भी आयरा गहरा नत्थु खैरा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना इस देश की हमेशा की ये दिक्कत रही है। और इसीलिए महात्मा गांधी की पार्लियामेंट को वेश्या की उपमा देने वाली बात को मैं 100% एंडोर्स करता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया है। और इसका अमेरिका का अभी का जो ताजा, जो कल परसों का जो डिसीजन हुआ है, 6 और 7 वोटों से हुआ ना, इतना जल्लाद प्रेसिडेंट अमेरिका के इतिहास में 200-300 सालों में, और उसके प्रति वो सिर्फ 6 वोटों के कारण उसको वो इम्पीचमेंट मोशन नहीं ला सके, और वो मुस्टैंडा दोबारा शायद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अगले चुनाव में आ सकता है। ये अगर अमेरिका में हो सकता है, ये हमारे जनतंत्र की खामियां है। मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्रिटिक हूं संतोष जी, और इस कारण हमारी वर्तमान पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर मैं ग्राम पंचायत में भी जयप्रकाश जी जैसा, मैं इस बारे में 100% जेपी का अनुगामी हूं। मैंने न ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा, न लोकसभा का लड़ा, और न मैंने किसी राज्यसभा में भी जाने की जहमत उठाई। बहुत पहले से मुझे ये सब ऑफर्स आ चुके हैं। आज मुझे दुर्दैव से सब रिश्वत घटित करना पड़ रहा, मैं जनरली कहता नहीं हूं, लेकिन मैं कोसों दूर हूं इन चीजों से। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मैं क्रिटिक हूं, इसमें बहुत खामियां है। जब नरेंद्र मोदी जैसा आदमी इस देश का मुख्य प्रधानमंत्री बन सकता है, और जब वो आपका उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, और वो भी उस समय एमएलए नहीं था, वो एमपी था, एमपी के पद से लाके उसको मुख्यमंत्री बनाया है। तो इसलिए मुख्यमंत्री कैसे कैसे लोग बनते हैं, प्रधानमंत्री कैसे कैसे लोग बनते हैं, अब ये कोई बहुत नई बात नहीं है। जब अमेरिका जैसे मुल्क में जब ट्रंप जैसा एक शैतान आदमी जब राष्ट्रपति बन सकता है, तो भारत में भी नरेंद्र मोदी कई कारणों से प्रधानमंत्री बनने के लिए, और उसके लिए हमारे अपने भी खुद के कई सारे लोग भी उसमें जिम्मेदार है। इसको हमको कबूल करना पड़ेगा, ये मैं स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सुरेश जी ये बताइए कि आपने ये तो अन्ना हजारे और अन्ना हजारे का आंदोलन 11, 12, 13 का या 14 भी उसमें शामिल है, क्योंकि 14 में भी अन्ना हजारे की यात्रा चल रही थी, मीटिंगें उनकी हो रही थी। मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इन सारी चीजों का क्या मतलब निकालें कि हमारी डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है, और डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो लोगों की विशेष के खिलाफ, लोगों के हितों के खिलाफ, और खासकर देश के जो किसान और मजदूर हैं उनके हितों के खिलाफ अभी ज्यादा जुल्म होने की संभावना आपको नजर आ रही है? जुल्म तो खैर होंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार के जो चरित्र का जो मैं परिचित हूँ, और संघ परिवार के बारे में
95 साल का उनका जो इतिहास मुझे मालूम है, इनके जैसे शैतान, इनके जैसे हृदयहीन जो लोग महात्मा गांधी जैसे एक संत, एक साधु आदमी की हत्या कर सकते हैं, और नरेंद्र दाभोलकर पानसरे, कली पानसरे जी की स्मरण की बात हुई थी, और कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसी की हत्या कर सकते हैं, और हमारे कई सारे लोगों के ऊपर हमले आए दिन चलते रहते हैं। तो ऐसे जल्लाद लोगों से मैं कोई ज्यादा उम्मीद करता नहीं हूं, क्योंकि मैं एक बात, विनोबा जी ने गांधी हत्या के बाद में सेवाग्राम में जिस मीटिंग में से सर्वसेवा संघ का जन्म हुआ, उस मीटिंग का एक विनोबा जी का आखिरी वक्तव्य मैं आपको बोल देता हूं, आप इजाजत देंगे जी मुझे? जी जी, विनोबा बिल्कुल जी बोलिए विनो, बोलिए। विनो, जी विनोबा जी चुप थे, विनोबा जी बोल नहीं रहे थे, राजेंद्र बाबू अध्यक्षता कर रहे थे, और जवाहरलाल नेहरू भी थे, पटेल भी थे, मौलाना आजाद भी थे, आचार्य कृपलानी भी थे, जेपी भी थे, संत टुकड़ोजी महाराज भी थे, और लोहिया नहीं आए थे, ये भी विशेष रूप से लिखा है, उसमें किताब है गोपाल गांधी जी की, उसी ऊपर उन्होंने लिखा प्रस्तावना में कि डॉक्टर राममनोहर लोहिया इस मीटिंग की गैर हाजिर रहना ये बहुत बड़ा नुकसान है, ऐसा वक्तव्य है उनका बाकायदा प्रस्तावना में। तो उस मीटिंग में विनोबा जी को राजेंद्र बाबू ने विनती की कि बाबा आप 2 दिन से बोल नहीं रहे हैं, आज तीसरा दिन है, तो आप कुछ बोलिए। तब विनोबा जी ने कहा कि हाँ, आप बापू की हत्या के गुस्से में सभी लोग, आचार्य कृपलानी से लेके आप सब लोग बहुत आक्रोश में बोल रहे हो, लेकिन मैं बापू की हत्या के ही कारण मौन हो गया हूं। इसलिए भले मैं सर्वोदय का हूं, भले मैंने जाति का त्याग किया होगा, लेकिन मैं ये भूल नहीं सकता कि बापू की हत्या करने वाला मेरी ही जाति बिरादरी का था, और उसको मारने वाला संगठन, जिस आरएसएस ने धमकी दी है राहुल गांधी को कि खबरदार आरएसएस का नाम लिया तो, लेकिन मैं विनोबा का नाम लेके बोलता हूं, और हिम्मत है तो आरएसएस कार्रवाई करे। विनोबा जी बोल रहा कि ब्राह्मणों ने बनाया हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका नथुराम गोडसे स्वयंसेवक था, उसने हत्या की है, और इसलिए मैं मौन हो गया हूं, इसलिए मैं लज्जित हूं महाराष्ट्र ब्राह्मण के नाते, और ये आरएसएस को स्थापित करने वाला भी दिमाग महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों का है, और इसलिए मैं ज्यादा लज्जित हूं। और इसका जो मुखिया है, उस समय गोलवलकर गुरुजी थे, इसका जो मुखिया है, इसका वक्तव्य है ताजा, विनोबा ने ताजा वक्तव्य का हवाला दिया गांधी हत्या के बाद, कि यह आदमी कह रहा है हमारा आदर्श अर्जुन रहना चाहिए। विनोबा ने कहा कि गीता का मैं भी भक्त हूं, लेकिन बेचारी गीता, एक गीता मैं अपने नजर से देखता हूं और एक गीता वो देख रहे हैं, वो गीता का हवाला दे के बोल रहे हैं कि अर्जुन हमारा आदर्श होना चाहिए। अर्जुन को जब युद्ध में अपने रिश्ते नाते रिश्तेदार नजदीक के लोग दिखने लगे तो उसके पैर और हाथ लटपटाने लगे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये सब तुम्हारे स्नेही जन है, तुम उनके ऊपर प्रेम करते हो, तुम्हारे रिश्तेदार है, लेकिन तुम इनको प्रणाम करो, झुक के प्रणाम करो, लेकिन इनका वध करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। वध शब्द है संतोष जी, गांधी जी की हत्या के बारे में कोई भी संघी कभी खून नहीं बोलता है, हत्या नहीं बोलता है, वध बोलता है। वध कंस का होता है, वध रावण का होता है, वध दुष्ट शक्तियों का होता है। गांधी जी को दुष्ट शक्ति की कैटेगरी में डाल के वध किया गया है। और ये सब चीजें करने वाले लोग, ये जो फिलॉसफी विनोबा ने भाषा इस्तेमाल की है, आप संघ को सिर्फ दंगा फसाद करने वाली जमात मत समझो, ये फिलॉसफरों की जमात है। ये गीता का, ये धर्म ग्रंथों का भी अपने सुविधाजनक ढंग से अर्थ निकालते हैं, बेचारी गीता उसका इस ढंग से इस्तेमाल करते हैं। और नथुराम गोडसे जैसा आदमी इन्होंने लिटरली तैयार किया है, जैसे विष कन्या बनाते थे ना, हम पौराणिक कथाओं में सुनते हैं कि खास विष कन्याओं को भेजा जाता था राजकुमारों को मारने के लिए। ये विष, ऐसे विष पुरुष पैदा करने के इनके मैं 50 किस्से बता सकता हूं संतोष जी। षड्यंत्र वाली, मैंने अभी भी पोस्ट में लिखा है, आप कल परसों की पोस्ट में चौथी दुनिया में लिखा है कि पूरी जिंदगी जिनका षड्यंत्र करने में गया हो, षड्यंत्र के अलावा आजादी के आंदोलन में नेताजी सुभाष बाबू के खिलाफ जाने से लेके 42 के आंदोलन में जयप्रकाश लोहिया के खिलाफ जाने से लेके आजादी के आंदोलन में
उसके खिलाफ जाने से लेके हर बात के षड्यंत्र करने का इतिहास रहने वाले संगठन से आज मैं कोई दूसरी उम्मीद नहीं कर सकता हूं। मैं जर्मनी का 90 साल का मॉडल भारत में अलग ढंग से ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं और बाकायदा ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में उसका नग्न रूप आप ज्यादा नजदीक से देख रहे हैं, लेकिन भारत के अन्य हिस्सों में भी कर्नाटक से लेके जगह जगह पर इसके अलग अलग प्रयोग हम देख रहे हैं। और ये जो जिस सिस्टमेटिक ढंग से अन्ना हजारे जैसे आदमी को जब जेब में डाल लेते हैं, केजरीवाल कौन है, वो भले जो भी कुछ समझे अपने आप को, लेकिन ये सब के सब लोग, मैं तो कहता हूं कि इंक्लूडिंग ओएसी, और ये मैं नहीं, वो साक्षी बोल चुका है। इसके पहले तो खाली चर्चा थी, साक्षी ऑफिशियली बोल चुका है, वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है साक्षी महाराज, कि ओएसी तो हमारा आदमी है। इस ढंग से ये लोग मुसलमानों से लेके हर तरह के लोग पाल के रखते हैं, और ऐसे लोगों को पाल के अपनी राजनीति करने वाले षड्यंत्रकारी संगठन का ये पूरा स्वरूप है। और हिटलर की किताबें, दर्जनों किताबें आरएसएस के प्रकाशन की मेरे पास में है, और हिटलर का महिमा मंडन करने वाला किस ढंग से इन्होंने अपना हिटलर, और आज की तारीख में इजराइल, मोसाद, अभी जो जीवानिज्म, जो हिटलर, जिस हिटलर ने जिस जीव के खिलाफ में काम किया, आज की तारीख में आरएसएस का सबसे आइडियल अगर कोई है, जिस दिन मैं गाजा के पार्लियामेंट में बैठा था संतोष जी, उसी दिन मुझे गाजा के पीएम बता रहे थे कि टुडे इस दीवार की उस तरफ में आप ही के नागपुर के नितिन गडकरी, उस समय वो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, 400 फार्मर्स along with 400 फार्मर्स ही इज सिटिंग इन जेरूसलेम। ये मुझे गाजा के पीएम बता रहे थे। मेरा पार्लियामेंट में कार्यक्रम हो रहा था गाजा की, जो कुछ चंद कदमों के बाद में इजराइल शुरू होता है। तो इस ढंग से इनका आज की तारीख में मोसाद के साथ में नागपुर आरएसए हेडक्वार्टर में कॉन्सुलेट से लेके इजराइल के हाई कमिश्नर तक आते जाते रहते हैं। और आपको और एक रहस्य मैं बता दूं, आज ऑन कैमरा पहली बार बता रहा हूं मैं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था आरएसएस का गलती से चुका हुआ प्रधानमंत्री प्रमोद महाजन, जयप्रकाश आंदोलन के महाराष्ट्र की टीम में हम दोनों अलग अलग पदों पे थे। वो जनसंघ से था, मैं तो राष्ट्र सेवा दल से था। प्रमोद के घर में मैं कभी कभी दिल्ली जाता था, मतलब वो मुझे बुलाता था खाने पे। तो प्रमोद ने मुझे एक कमरा बताया अपने घर का। सुरेश बोले ये कमरा है जहां पर अटल जी को विदेश मंत्री रहते हुए बंगला मिला था, और मोसे दायान उनको आके मिला था 1977 में, जिस पार्टी को अपन लोगों ने सत्ता पे बैठाया था। जयप्रकाश जी ने जिस पार्टी को राजघाट में शपथ दिलाई थी ना, उस पार्टी के जमाने में मोसे दायान भारत में आ चुका था, और ये पब्लिक डोमेन में मालूम नहीं है, ऑफिशियली विजिट है। इस ढंग से इजराइल कनेक्शन शुरू होने की शुरुआत 1977 से हो चुकी थी, और आज जबरदस्त ढंग से भारत के कई सारे ऑपरेशंस में मोसाद की कैसी कैसी मदद होती है, इसके ऊपर कभी अलग से हम कार्यक्रम करेंगे। तो वर्तमान तारीख में जियोनिस्ट कनेक्शन संघ परिवार का, क्योंकि क्या आदर्श है मालूम है, चारों तरफ से मुसलमान मुल्कों से घेरा रहने के बावजूद इतना सा राई के जैसा इजराइल सबको पुर के उड़ा हुआ है। आज भी वो डंके की चोट पे सबके दांतों चने चबा रहा है, ये आदर्श है उनका। और इसलिए इजराइल के साथ का जो बीजेपी का आरएसएस का जो कनेक्शन है, वो आज की तारीख में डिफेंस से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, साइंस से लेके, और सबसे बड़ी बात सर्विलेंस। संतोष जी, सर्विलेंस में इनको जितनी मदद मोसाद कर रहा है, इतनी मदद शायद भी सीआईए कर रहा होगा। और आज की तारीख में विश्व की सबसे, मेरे ऊपर मोसाद की स्वतंत्र किताब है, मोसाद ये क्या चीज है, इसके ऊपर एक स्वतंत्र किताब है मोसाद के ऊपर। और इस ढंग से ये लोग उनसे मिले हुए हैं, और आज की तारीख में इनका सबसे बड़ा आदर्श अगर कोई है तो वो जियोनिस्ट कनेक्शन वाला इजराइल है। प्रधानमंत्री आज कोई भी रहे, कल कोई भी रहे, लेकिन इनका इजराइल सबसे बड़ा आदर्श है। तो ऐसे संगठन का इस देश के ऊपर राज है। नरेंद्र मोदी एक चेहरा है, कल नरेंद्र मोदी की जगह कोई और भी आ सकता है, लेकिन संघ परिवार का जो पूरा के पूरा जो कब्जा है देश के हर व्यवस्था के ऊपर, और आईबी से लेके, सीबीआई से लेके, यूजीसी से लेके, देश के आपके मीडिया,
आपका मीडिया में ये जो कुछ लोग भौंक रहे हैं ना कुत्ते के जैसे, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने आडवाणी जी ने 1977 में घुसाया है। ये कोई आज की तारीख की बात नहीं है। 1977 से ही इन्होंने ये सब घुसपैठ करने का काम शुरू किया है। आप खुद मीडिया में रह चुके हैं, आपको खुद को मालूम है कैसे कैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पदों पे लोग इन्होंने अपने अपने डाले हुए हैं। तो आज इनको ये पूरी राज चलाने के लिए जो काम आते हैं, और आप जो आज सवेरे से दुखी होके बहुत व्यथित रूप से आप बोल रहे हैं कि 12 बज गए, अभी तो 12:50 होने जा रहे हैं, और रेल के बारे में ये 26 जनवरी की लाल किले की और आईटीओ की घटना को लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, लेकिन ट्रैक्टर का मार्च का एक भी सीन दिखा नहीं रहे थे जो जेन्युइन मार्च चल रहा था। और इसी ढंग से रेलवे रोको से लेके और भी दुनिया भर की महत्वपूर्ण घटनाओं को हमको आज या कल या परसों पता चलेगा, लेकिन तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया आज की तारीख में जिस ढंग से गोबेल्स ने जर्मनी में किया था, डॉक्टर गोबेल्स ने, उस ढंग से, क्योंकि मुझे आप ही के मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत आपके साथ के बड़े बड़े उठने बैठने वाले लोग हैं, दिल्ली के मित्रों ने मुझे बोला है कि सुरेश जी माफ कीजिएगा, हम मजबूर है। और अच्छे अच्छे चैनल्स में, मैं नाम भी नहीं लूंगा उनका भी, उन्होंने मुझे कहा है, जब मैं इंडिया इन्फ्लुएंस सेंटर में आशिफ नंदी के साथ बैठा था और मुझे फोन आया आप ही के किसी कलीग का कि सुरेश जी आप दिल्ली में है और हम चाहते हैं कि, मैंने कहा कि मैं एक ऐसे मित्र से बात कर रहा हूं जिसका खाना छोड़कर मैं नोबेल प्राइज भी लेने के लिए नहीं जाऊंगा, और आपके चैनल पे आने का तो मेरा कोई आजकल मन ही नहीं रहा है। अरे सुरेश जी आप हमारी मजबूरी समझे, हम तो मुलाजिम है, हम क्या कर सकते हैं फलाना टिमका। मैंने कहा नहीं, मुझे आशीष नंदी के साथ की बातचीत में जितना ज्यादा मजा आ रहा उतना शायद आपके चैनल पे आने में नहीं आएगा। आशीष दा ने पीठ थपथपाई, अरे बोले दी राजा को तक मैंने फोन करते हुए देखा है, अरे आजकल भूल गए क्या, मुझे याद नहीं करते क्या। मैंने कहा देखो आशीष दा, मैं पार्लियामेंट्री पॉलिटिशियन नहीं हूं, मेरी इमेज क्या बनती बिगड़ती मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, इसलिए मुझे कोई चैनलों का चाव नहीं है। मैं लाउड टीवी पे क्यों आ रहा हूं, मैं कोई और भी बड़े चैनलों पे भी जा सकता हूं, लेकिन लाउड टीवी मुझे मालूम है एक आंदोलन वाला टीवी है, एक वैचारिक कुछ धारा लेके चलने वाला टीवी है, और जो मेरी बात को 100% देने की शायद व्यवस्था करता है। और इसीलिए मैं इसी शर्त पे आया हूँ, और जिस भी किसी में मैं जाता हूँ मैं यही शर्त करता हूँ कि मेहरबानी करके मैं जो बोलता लिखता हूँ, क्योंकि मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। ये सारे संदर्भ मेरे पास में घर में कम से कम 10,000 से ऊपर किताबें मैं कोई रद्दी के लिए नहीं इकट्ठा करके रखी है। और एक बात मैं बता दूं, गुजरात दंगों के बारे में मेरे घर में जितने कागजात है ना, उतने देश में बहुत कम लोगों के पास होंगे। मेरे पास में इनक्वेस्ट पंचनामा से लेके, मेरे पास में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेके, मेरे पास में एफआईआर से लेके दुनिया भर की ओरिजिनल कॉपीज मेरे मित्र दिगंत ओझा, आप ही की बिरादरी के सीनियर जर्नलिस्ट थे गुजरात के, मरने के पहले फ्लाइट पकड़ के, कैंसर था उनको, मालूम था मैं चंद दिन का मेहमान हूं, मुझे दे के गए हैं। तो मेरे पास में सोहराबुद्दीन से लेके इशरत जहां से लेके बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल। अगर ये मुझे अगर छेड़ेंगे ना, तो मैं सुप्रीम कोर्ट हो या नागपुर का कोर्ट हो, मैं लेके हाजिर होने वाला हूं। और इसलिए मेरा चैलेंज है कि इस बारे में मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं, मैं हर चीज के डॉक्यूमेंट लेके बैठा हुआ हूं, और मेरी तैयारी है देश के किसी भी कोर्ट में आके ये सब चीजें लेके बोलने की। अगर उनकी हिम्मत है तो वो जरूर करे। जरूर सुरेश जी, तो आज का प्रोग्राम हम खत्म करते हैं। और जी हमने किसानों के ऊपर शुरू किया था, लेकिन हम इजराइल, मोसाद और आरएसएस सब लोगों की चर्चा करके आगे। और आप जिस जिस जिजीविषा के साथ बोल रहे थे, मुझे लगा कि आपको बोलने बोलने देना चाहिए। आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, जी और जी ध्यान हमारा रहेगा किसान आंदोलनों के ऊपर कि आज का दिन किसानों की जिंदगी में कैसा बीता। जी किसानों ने किस तरह से रेल रोकी, उसकी सवारियों ने किसानों का साथ दिया नहीं दिया, पुलिस ने क्या उनके साथ व्यवहार किया, किसानों ने जो घोषणा की कि हम रेल यात्रियों को चना खिलाएंगे और दूध पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, इसके ऊपर वो अमल कर पाए या नहीं कर पाए। क्योंकि किसानों का आंदोलन दरअसल इस देश की एक आत्मा का आंदोलन है। तो इसके ऊपर हम लोग शाम को और कल तक बात करते रहेंगे, और देखेंगे शायद हमें कुछ नए संकेत, नए इशारे मिले अंतिम लोगों की तरफ अंतिम से। अंतिम जी टिप्पणी, जी किसान आंदोलन में इस सरकार की मौत लिखी हुई है।
किसान आंदोलन के कारण ये सरकार अगर बिलों के ऊपर अड़ी रही और वो अड़ी रहेगी, इस आंदोलन में जैसे आपातकाल या जयप्रकाश आंदोलन में इंदिरा जी की जो भी इतिश्री हुई है, इसी ढंग से इस सरकार के किसान आंदोलन के बाद में गच्छन्ती बिल्कुल तय है, ये मेरा जमीर कहता है। नमस्कार। तो ये सुरेश जी की अंतिम टिप्पणी थी। इसी टिप्पणी के साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं और इस प्रोग्राम को या इस विषय को लेकर के हम आपके साथ आते रहेंगे। अभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी नमस्कार।